हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 45 जो इस हफ्ते आई है। और इसकी जिस चैप्टर से जो वर्कशीट है वो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, नाजीवाद और हिटलर काव्य। इस चैप्टर में से 43 और 44 वर्कशीट भी आई थी। और उन वर्कशीट्स में बताया गया था कि जो जर्मनी था एक प्रभावशाली साम्राज्य था और एक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था, वो भी प्रभावशाली था। दोनों साम्राज्यों ने मिलकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध पहला विश्व युद्ध लड़ा था। जो मित्र राष्ट्रों के नाम आपको पता ही है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रोमानिया। कई देश हैं जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। और जर्मनी, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और एक और देश दे रखा पहली वर्कशीट में, इन सबको केंद्रीय शक्तियां कहा जाता था। केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्रों के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन उस विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, जिसके कारण उस समय का जो सम्राट था, मैंने गलती से हिटलर बोल दिया था उसमें, लेकिन नहीं, हिटलर नहीं था। उस सम्राट का इस वर्कशीट में नाम नहीं दे रखा, ना ही आपकी बुक में। तो जो 1914 से 1918 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और मित्र राष्ट्रों के बीच में विश्व युद्ध हुआ था पहला, उसमें जर्मनी की हार हुई थी। और जो सारे मित्र राष्ट्र थे, पहले विश्व युद्ध के लिए उन्होंने जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया था कि जर्मनी के कारण पहला विश्व युद्ध हुआ है। और पहले विश्व युद्ध में जो भी देश शामिल थे, उनका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी से की गई थी। वहाँ का जब ये मतलब जर्मनी हार गया था, तो उसके बाद जर्मन के लोगों ने वाइमर गणराज्य की स्थापना की थी। लोग पहले, उससे पहले राजे और सम्राट होते थे, राजतंत्र होता था। तो पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के लोगों ने वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई थी। लेकिन वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी, पहले ही जर्मनी ने कर्जे लेकर पहला विश्व युद्ध लड़ा था। उसके बाद जिम्मेवारी सारी विश्व युद्ध की जर्मनी पर डाल दी गई और उससे हुए नुकसान की भरपाई करवाई गई। तो जो नई सरकार थी वाइमर गणराज्य, उसने भरपाई की जिम्मेवारी ले ली थी, लेकिन उसके बाद जो जर्मनी के लोग थे, उनको वो अपने आप को अपराधी समझ रहे थे, उनके देश का अपमान हुआ था। इन चीज़ों से जर्मनी के लोग दुखी थे। उसके बाद वहाँ पर बेरोजगारी फैल गई थी। जो मंदी हुई थी 1930 के बाद, उसका असर ज़्यादा वहीं पे हुआ था जर्मनी के अंदर। और जर्मनी के अंदर अपराध बढ़ गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी। तो जिसके कारण वहाँ पर मतलब जर्मनी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं रही थी कि वो जो वर्साई की संधि के द्वारा उसको मतलब नुकसान की भरपाई करनी थी। उसके लिए भी 1923 में मना कर दिया था जर्मनी ने। उसके बाद उसकी हेल्प करने के लिए अमेरिका आया था। अमेरिका ने एक योजना बनाई थी, मतलब कि जर्मनी की जब सरकार के पास पैसा नहीं रहा था, तो जर्मनी की सरकार ने ज़्यादा करेंसी, जो मोको थी मेरे ख्याल से, उनकी करेंसी का नाम कुछ ऐसे ही था, तो ज़्यादा करेंसी छापने के कारण वहाँ की जो जरूरी वस्तुएं थी उनकी कीमत बढ़ गई थी। अगर बुक में से पढ़ोगे तो एक ब्रेड खरीदने के लिए पूरा जो बैलगाड़ी होती है वो भरकर नोट लेकर जाना पड़ता था। तो इस समस्या से निकालने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत जो वर्साई की संधि की शर्तें थी वो दोबारा से फिर तैयार करी गई थी। और अब आगे पढ़ते हैं। मतलब वहाँ जो जर्मनी के लोग थे, पहले विश्व युद्ध के बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, और फिर उनका लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था थी उसमें भी विश्वास नहीं रहा था। उसके बाद वहाँ पर हिटलर आया था। हिटलर का उदय, हिटलर मतलब जर्मनी का, मैंने पहले बता दिया आपको, जर्मनी का रहने वाला नहीं था। पहले विश्व युद्ध के बाद जब वाइमर गणराज्य भी
देश को नहीं संभाल सका, तो वहाँ पे हिटलर आया। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था, मतलब ये किसी और कंट्री से आया था। और इस मतलब इसके पास कोई ना, इसके मम्मी पापा के पास रोजगार था, वो इसको पाल भी नहीं सकते थे, इतने गरीब थे। और हिटलर को कुछ काम चाहिए था, तो वो जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया था। तो इसलिए कहा गया कि हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आगे बोला। पहले विश्व युद्ध में वो तो आपने भी पढ़ लिया कि जर्मनी की हार हुई थी, और उसके ऊपर वर्साई की संधि थोप दी गई थी। बहुत सारा जो हुआ था नुकसान पहले विश्व युद्ध में, उसकी भरपाई जर्मनी से वर्साई की संधि द्वारा की गई थी। और जिसके कारण जो हिटलर था, जर्मनी की सेना में सिपाही था जो, वो दुखी था कि उसके देश की हार हुई है पहले विश्व युद्ध में, और उसके देश के ऊपर वर्साई की संधि सख्त थोप दी गई। वो गुस्से में था इस बात से। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। 1919 में फिर उसने क्या करा, वहाँ पे जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, उसका मेंबर बन गया वो। 1919 में हिटलर वो देश के साथ, देश की जो हार हुई थी और देश से फिर उस हार में हुए, मतलब उस लड़ाई में हुए खर्च का भरपाई जब जर्मनी से की गई थी, उसके लिए हिटलर बहुत दुखी था और वो उसका बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी थी जो वहाँ की, उसका वो मेंबर बन गया, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का, जिस पार्टी में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ था 1919 में, फिर उसका उसने बदल दिया नाम। उस पार्टी का, जिस पार्टी में वो शामिल हुआ था, उसका नाम बदल कर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया गया। इसी को नाजी पार्टी भी कहा जाता है। पहले जब शामिल हुआ था पार्टी में 1919 में, उसका नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था, बाद में इसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया गया, और बाद में ये नाजी पार्टी के नाम से भी हिटलर की पार्टी जानी गई। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। अर्थव्यवस्था मतलब बदहाली, लोग बेरोजगार थे, अपराध बढ़ गया था। राजनीतिक खालीपन, मतलब कि देश के लोग थे, उनको वाइमर गणराज्य जो लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी जिसने, वो भी, उस पर भी विश्वास नहीं रहा था, इसलिए राजनीतिक खालीपन था। अर्थव्यवस्था की बदहाली, लोग बेरोजगार थे, अपराध में लिप्त हो गए थे। समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का मतलब कि वहाँ समाज में सब दो लोग दुखी थे, संकट में थे, तो हिटलर को इसी संकट ने सत्ता तक, मतलब सरकार में आने में हिटलर की हेल्प करी। लोगों के संकट में होने का फायदा उठाकर हिटलर सत्ता में पहुंचने में कामयाब हो गया। महामंदी के दौरान नासीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। महामंदी के कारण जब सब लोग बेरोजगार थे, तो नासीवाद ये इसकी पार्टी थी, वो क्या करती थी, कोई आंदोलन वगैरह करती होगी, तो मतलब उन लोगों को वो कहती थी, मतलब हिटलर सांत्वना देता था कि आप लोगों को इस संकट से मैं निकाल सकता हूँ। तो इसलिए इसकी पार्टी जन आंदोलन का रूप इसकी पार्टी ने, हिटलर की ने ग्रहण कर लिया था। महामंदी का मतलब जब सारी चीजों की कीमत जीरो हो जाती है, कोई खरीदता नहीं है। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। 1929 के बाद बैंकों के पास दिवालिया होने का मतलब कि बैंकों के पास पैसा नहीं बचा था, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, तो आपने ऊपर भी पढ़ा, और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। 1929 में ही महामंदी आई थी, उसी टाइम लोग बेरोजगार हो गए थे, काम धंधे नहीं रहे थे, मजदूर भी बेरोजगार हो गए थे, जो ना अमीर थे ना गरीब, मध्य वर्ग जो लोग थे वो लाचार थे, उनको वो भूखमरी, उनको डर लग रहा था कि ऐसा दिन आ जाए कि
उनको भूखा रहना पड़े। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। जो हिटलर की पार्टी थी उसमें लोगों को एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा था। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन सांसद राइक्सटाग ने के लिए हुए चुनावों में महज इतनी फीसदी वोट मिले। 1929 में नाज़ी पार्टी को, जिनकी हिटलर की जो पार्टी थी, उसको जर्मन की जो संसद के जो चुनाव हुए थे उसमें बस इतने 3% से भी कम वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते थे 37% वोट के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। 1929 में तो 3% ही वोट मिले थे हिटलर की पार्टी को, लेकिन 1932 आते आते 37% वोट लेकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी जर्मनी की। मतलब कि हिटलर अब वहां पे आ गया सरकार में। नाजी प्रचार की कला। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। मतलब नाजी प्रचार की कला, मतलब उसको हिटलर को पता था कि प्रचार कैसे करना है, कैसे लोगों के का चहेता बनना है। नाजी पार्टी का नेता था, इसलिए उसकी जो सोच थी हिटलर की, वो नाजी सोच थी। तो वो बोलने में बहुत अच्छा था, जबरदस्त वक्ता का मतलब हिटलर बहुत अच्छा बोलता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोज और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। वो जब भाषण देता था तो जो जो लोगों को प्रॉब्लम में थी वो दूर करने की भरोसा लोगों को देता था। वो जोशीले भाषणों में क्या कहता था, एक शक्तिशाली बनाऊंगा भी जर्मनी को, शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा, वर्साई की संधि का मैं बदला लूंगा, जर्मन समाज की जो प्रतिष्ठा खो गई है, मान सम्मान जो जर्मनी देश का खो गया उसको वापस दिलाऊंगा, जो बेरोजगार लोग हैं उनको मैं रोजगार दिलाऊंगा, और नौजवानों को, जो वहाँ के जर्मनी के नौजवान लोग हैं उनको सुरक्षित फ्यूचर दूंगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। हिटलर ने एक राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। और जैसे हमारे राजनीतिक पार्टियां प्रचार करती हैं, हिटलर भी ऐसे ही कुछ ऐसे मेथड अपनाता था कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जाएं। आडंबर और प्रदर्शन भी का सहारा भी लेता था प्रचार करने के लिए कि लोगों में वो पॉपुलर हो जाए। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं आयोजित की। लोगों में समर्थन दर्शाने, लोगों का समर्थन हासिल करने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए हिटलर की पार्टी ने लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए और एकता लाने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी, जैसे हमारी राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, गाड़ियों घूम कर और जगह जगह भाषण देती हैं जनसभाएं करके, वैसे ही हिटलर की पार्टी ने भी किया। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, तो स्वास्तिक कहते हैं वो छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। मतलब जैसे हमारे देश के नेता अपने चिन्ह वगैरह लेके चलते हैं, बीजेपी वाले कमल, कांग्रेस वाले हाथ, वैसे ही वो स्वास्तिक छपे हुए झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, सारी जो चीजें होती थी लोगों को मोहित करने के लिए वो करता था। नाज़ियों ने अपनी धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। जो नाज़ी पार्टी थी उसने इतना प्रचार किया कि लोगों के मन में हिटलर को मसीहा बना दिया कि वो लोगों की सबकी प्रॉब्लमें दूर कर सकता है और वो लोगों की रक्षा कर सकता है, रक्षक बना दिया। नाज़ी पार्टी के लोगों ने इतना प्रचार किया कि लोगों के अंदर के वो हिटलर सबको सबकी प्रॉब्लमें दूर कर सकता है, हिटलर को मसीहा बना दिया, रक्षक बना दिया। एक अवतार भी एक ऐसा अवतार है जो लोगों सबकी प्रॉब्लम दूर कर सकता है।
यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी। मतलब हिटलर की जो छवि बनी थी जर्मनी के लोगों को अच्छी लगती थी, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और जो एक भाषण भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व, मतलब वहाँ के लोगों को उसकी छवि अच्छी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि जर्मनी के अंदर जर्मनी की जो प्रतिष्ठा थी वो भी खो चुकी थी, और जो वो उसका गर्व था जर्मनी का, वो भी चकनाचूर हो चुका था, और जो एक भीषण आर्थिक राजनीति, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम थी। एक तो देश की हार होने के कारण प्रतिष्ठा चली गई थी, गर्व भी टूट चुका था, और वहाँ पर लोगों आर्थिक संकट था और राजनीतिक संकट भी था। लोगों को वहाँ की वाइमर गणराज्य जो सरकार थी उसको भी विश्वास नहीं रहा था, और लोगों के पास रोजगार भी नहीं था। मतलब वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, जिसके कारण सबको लगा कि हिटलर उनको इन प्रॉब्लमों से निकाल लेगा। लोग उसको मसीहा, रक्षक और अवतारी के रूप में देखने लगे। लोकतंत्र का ध्वंस, पहले तो मुश्किल से पहले विश्व युद्ध के बाद वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, लेकिन हिटलर ने आके लोकतंत्र खत्म कर दिया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया। जब उसकी पार्टी 37% वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग, ये याद रखना वहाँ का राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल का जो सबसे शक्तिशाली पद था चांसलर पद का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। तो इस तरीके से नाजियों के साथ रूढ़िवादी भी आ गए थे। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। जब वो सरकार में आ गया तो उसने क्या करा, हिटलर ने जो लोकतंत्र शासन की जो स्ट्रक्चर था, जो लोकतंत्र बना था, वाइमर गणराज्य बना था, उसकी जो संरचना थी और उसके जो संस्थाएं थी उसको खत्म करने लग गया। लोकतंत्र से संबंधित जो भी ढांचा था, संरचनाएं थी, संस्थाएं थी, उनको उसने हिटलर ने खत्म करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्त, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। उसने क्या करा, 30 जनवरी को बना था और 28 दिन बाद 1933 को जारी किया, उसने अग्नि अध्यादेश जारी किया। हिटलर ने क्या करा, वो मतलब लोकतंत्र के विरुद्ध था। उसने अग्नि अध्यादेश द्वारा लोगों की बोलने की शक्ति भी छीन ली, भी कोई अपने कोई बात नहीं कर सकता, प्रेस में सरकार की इजाजत के बिना कुछ छप नहीं सकता, और लोग कहीं भी जाकर सभा नहीं बुला सकते। ये सारे जो अधिकार थे हिटलर ने लोगों से छीन लिए। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने तथा केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिले, और 3 मार्च 1933 तक उसने विशेषाधिकार अधिनियम एनेबलिंग एक्ट, विशेषाधिकार अधिनियम पारित कर दिया के जरिए हिटलर को संसद ही खत्म कर दी। जो वहाँ की राइक्सटाग थी उसको, जो कानून बनाने वाली संस्था थी, उसको खत्म कर दिया, और वो ओनली जो अध्यादेश होते हैं उसके द्वारा ही देश को चलाने लगा। मतलब जैसे उसको लगता था वही आदेश दे देता था वो। पहले तो कानून द्वारा आदेश दिया जाता था, लेकिन अब विशेषाधिकार 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा, जिसको एनेबलिंग एक्ट भी कहते हैं, उसके द्वारा संसद को तकरीबन कानून बनाने की जो शक्ति थी वो छीन ली, और अध्यादेशों के द्वारा वो शासन चलाने लगा, अपना निरंकुश शासन, अपनी इच्छा से शासन देश को चलाने लगा। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। अब लोग बोल नहीं सकते थे, ना ही टेलीविजन और अखबार कुछ ऐसा छाप सकते थे जो सरकार के विरुद्ध हो।
सभा करने पर भी पाबंदी लग गई। और अब नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा या तो नाज़ी पार्टी या जो नाज़ी पार्टी के साथ के समर्थक संगठन थे, वही मतलब वही वो कर सकते थे, सभाएं कर सकते थे। राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियन पर, और जो राजनीतिक पार्टियां और जो बाकी ट्रेड यूनियन वगैरह थी, वो संगठन नहीं बना सकती थी, उनको पाबंदियां लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था पर भी हिटलर ने अपना कब्जा कर लिया। मीडिया जो न्यूज़ देता सही, उसको भी अपने अंदर कर लिया। सेना भी अपने हाथ में ले ली, और न्याय करने वाली न्यायपालिका को भी उसने अपने हाथ में ले लिया। हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? क्योंकि वहाँ की वाइमर गणराज्य था, उसमें लोगों का विश्वास नहीं रहा था। समाज के अंदर मतलब लोग दुखी थे, आर्थिक और राजनीतिक संकट आ गया था जर्मनी के अंदर, जिसको दूर करने के लिए हिटलर लोगों को विश्वास दिला रहा था, जिसके कारण हिटलर राजनीति में आ गया। हिटलर मतलब जर्मनी में लोग हिटलर को जानने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, वो देश की स्थिति को लोगों को लगता था कि वो देश की स्थिति को नहीं संभाल पाई, तो उसमें विश्वास नहीं था। इसलिए हिटलर जो बातें करता था, लोगों को लगता था कि हाँ, वो सच में ऐसा कर देगा। इस तरीके से हिटलर जर्मनी में लोगों में पॉपुलर हो गए। जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? उसने कहा कि वो सबको रोजगार देगा, सबकी रक्षा करेगा, मतलब जो जो प्रॉब्लम थी उनको दूर करने का वादा हिटलर ने जर्मनी के लोगों के साथ किया। पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? उसने क्या करा? पहले तो लोगों की अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी छीन ली। फिर उसने एक विशेषाधिकार अधिनियम जो 3 मार्च 1933 में शुरू किया था, उससे संसद को कानून बनाने की शक्ति छीन लिया और अध्यादेश द्वारा देश को चलाने लगा। और मतलब अब नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठन ही सभाएं कर सकते थे, बाकी राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका को अपने हाथ में ले लिया। क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दें। पूरे देश में नियंत्रण स्थापित कर हिटलर ने वो तो सारा आप लोगों को मैंने बता दिया। और मीडिया से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, और जिससे मतलब लोगों की सोच भी बदल सकती है। हमारे इंडिया में ही ऐसा है कि टीवी पे जो चीज़ दिखाई जाती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए मतलब जो सरकारें होती हैं, लोग जैसे ये हिटलर अपने अनुसार देश को चलाना चाहता था, इसलिए तो उसने मीडिया को अपने हाथ में लिया था, ताकि मीडिया वही कहे जो हिटलर करता है और तो उसको सही ठहराए। और हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि टीवी सरकार के अनुसार ही न्यूज़ देते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देते जो सरकार के विरुद्ध जाए। तो कई लोगों को ये इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, तो लोग टीवी की बात, मीडिया की बात पर विश्वास कर लेते हैं। अच्छा, ये आज की वर्कशीट इतनी थी। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में भी इसी चैप्टर से ही वर्कशीट्स आएंगी, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप लोग इसको सुन लेना, समझ लेना।